प्यारे बच्चों, आज हम सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी बीएड एमएड परीक्षाओं के साथ साथ आपकी रिसर्च में भी आपकी जब आप डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और ए से जेड तक जो भी चीज़ें से संबंधित है उसके बारे में आपको बताएंगे और एक विधि का हम प्रयोग करके एक समस्या से संबंधित एक न्यूमेरिकल पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सहसंबंध गुणांक क्या होता है। सहसंबंध गुणांक बहुत ही साधारण शब्दों में किन्हीं दो वेरिएबल्स या फिर दो समूहों के बीच के सहसंबंध को दर्शाता है। इसकी रेंज -1 से +1 तक होती है, अर्थात जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपको -1 और +1 के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, आज हम एक समस्या के माध्यम से इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। एक विधि जिसे हम रैंक डिफरेंस मेथड अर्थात कोटे अंतर विधि के नाम से जानते हैं, जिसे कि आप देख पा रहे हैं स्पीयरमैन ने इस विधि का इजाद किया था और इसके अंतर्गत उन्होंने एक फॉर्मूला जिसे हम ρ = 1 - 6 (n(n)² - 1) के अंतर्गत अपनी एक समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रो यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रयोग किया गया किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स के अंतर्गत दो ग्रुप्स के अंतर्गत डेटा को रखा है और हमें डेटा को इस फॉर्मूले के द्वारा ये निकालना है कि दोनों के बीच में सहसंबंध कितना है, अर्थात दोनों के बीच में आपसी संबंध कितना है। चलिए चलते हैं। पहला हमारा है यहाँ पर एक वेरिएबल है x और दूसरा है y। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट का डेटा लिया है। पहले वेरिएबल को हमने एक सब्जेक्ट और दूसरे वेरिएबल को दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स के रूप में हमने यहाँ पर डेटा को लिया है। और अब हमें ये देखना है कि किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स से किसी दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव कितना है, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है या फिर कोई भी सहसंबंध नहीं है। चलिए जानते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम टैबुलेशन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें जो डेटा हमें रिक्वायर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में फॉर्मूले में हम पुट करके अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। चलिए देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x और y दो वेरिएबल्स हैं। इसको हम मान लेते हैं, ये तो हमने माना है मैथ के सब्जेक्ट, मैथ में मार्क्स इन मैथ, और दूसरा हमने माना है मार्क्स इन साइंस। सबसे पहले हम जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट का डेटा दिख रहा है यहाँ पर, तो 10 स्टूडेंट को अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं या फिर हम सीधे नंबर से लिख लेते हैं A B C D E F G H I और G। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम उनके मार्क्स लिखेंगे। तो सबसे पहले x अर्थात मार्क्स इन मैथ्स लिखेंगे 40 86 34 92 78 60 21 56 35 72। अब हम दूसरे वेरिएबल के मार्क्स जिसको हम मार्क्स इन साइंस दिया है वो लिखेंगे 86 25 39 68 98 50 48 26 38 और 49। ओके, ठीक। जो हमारी वैल्यू दे रखी थी वो हमने अभी लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, चूँकि इस विधि का नाम है रैंक डिफरेंस मेथड, तो हमें दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी रैंक निकालेंगे और उसके बाद हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं रैंक। मार्क्स इन मैथ से संबंधित रैंक को हमने R1 नाम दिया है और मार्क्स इन साइंस को हमने रैंक 2 नाम दिया है। तो R1 निकालेंगे मैथ के मार्क्स से और R2 निकालेंगे साइंस के मार्क्स से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। डी के सबसे ज़्यादा मार्क्स है 92, तो इसको हम सब फर्स्ट रैंक देंगे।
रैंक का तो आप जानते हैं, इसके ज़्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक, उससे कम वाले को सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। देन 86 go to for the second rank, 78 3, then 72 4, then 65 56 6 56 47 35 8 34 9 एंड लास्ट 21 को। ओके, अब हम निकालेंगे R2 जो कि साइंस के मार्क्स से संबंधित है। R1 मैथ के मार्क्स से संबंधित थी और R2 साइंस के मार्क्स से संबंधित है। सबसे ज़्यादा मार्क्स 98, इसको फर्स्ट रैंक। देन 86 को सेकंड आंसर 2, उसके बाद 68 को 3, 68 के बाद 50 को 4, 48 को 5, देन 49 को 48 को लेंगे हम 6, 39 को 7, 38 को 8, 26 को 9 और 25 को 10। ये हमारे दोनों रैंक आ गई, R1 मैथ की रैंक और R2 साइंस की रैंक। अब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, जैसे कि हम यहाँ पर D देख रहे हैं, तो D इक्वल टू R1 डिफरेंस R2। सिंपल इसमें हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, माइनस साइन यदि आता है तो माइनस साइन हम मिलाएंगे जो कि हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 4 1। हमें D मिल गया। अब उसके बाद हमें D स्क्वायर चाहिए, तो D का D में मल्टीप्लाई करेंगे तो D स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे D की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 2 का करेंगे तो 4, 2 का 4, 2 का 4, 1 का 1, 4 का 16, 3 का 9, 0 का 0 और 1 का 1। चूँकि सिग्मा डी स्क्वायर अर्थात हमें सम करना है, तो सम निकालेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 5 4 9 13 17 21 22 28 37 38 8 कितना कैरी हुआ 3 3 2 5 6 11 12, ये मिलेगा 128। अब हमें फॉर्मूले में n की जरूरत है, तो n तो यहाँ पर दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम हमारा कितनी है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n इक्वल टू 10, और n स्क्वायर यदि लगाना होगा तो n का स्क्वायर अर्थात 100। तो इन वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 128 अपॉन n की वैल्यू 10, n स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 इंटू 128 अपॉन 5 इंटू 99, 3 से इसको कट करेंगे तो 33, ये 191। अब इसके बाद हम ऐसे ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस 128 अपॉन 33 का 5 में करेंगे तो 33 का 5 में 165। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, नीचे 1, यहाँ पर इसका एलसीएम 165, तो ये हो गया 165 माइनस 128, तो ये कितना हुआ 37 अपॉन 165। डेसिमल लगाएंगे तो 370 हो गया, तो 2 टाइम्स आएगा 330, कितना बचा 40, 400 हो गया, तो फिर 2 बार जाएगा
तो रो इक्वल टू आ गया 0.22। जैसा कि आप जानते हैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से कितनी होती है +1। तो ये भी वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच में वैरी कर रही है। और भी मैथ और साइंस के मार्क्स के बीच में जो कोरिलेशन है सहसंबंध है वो कितना है पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.22। अर्थात एक सब्जेक्ट के मार्क्स किसी दूसरे सब्जेक्ट को बहुत निचले स्तर पे पॉजिटिव वे में प्रभावित करते हैं। अर्थात एक दूसरे से पॉजिटिव वे में बहुत निचले स्तर पे संबंधित हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें और आप इसे आसानी से समझ लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध निकालना हो, आपसी संबंध निकालना हो, तब हम इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। और इसकी और भी विधियाँ हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने स्पीयरमैन की विधि का प्रयोग किया था जिसको कि हमने रो के माध्यम से दर्शाया।